2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट सीट और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हॉट सीट में आज यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान की एक एक सीटों को आपके सामने रखेंगे, उनका पूरा विश्लेषण करेंगे। उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल सीट पर सियासी तासीर कैसी है? पहाड़ की जनता मोदी की गारंटी के साथ है। क्या एक बार फिर यहां शाही परिवार का दबदबा दिखेगा या फिर परिवर्तन की बयार बहेगी? उधर रामपुर के गढ़ में आजम और अखिलेश के बीच टशन का क्या असर रहेगा? और पिंक सिटी जयपुर में अब की बार कैसा चुनावी मिजाज है? आपको एक साथ देश की 3 सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों का चुनावी समीकरण हम दिखाएंगे और समझाएंगे। और सबसे पहले बात होगी यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रामपुर की। रामपुर में इस बार ना तो आजम खान खुद मैदान में है और ना ही उनका कोई करीबी। सजा होने की वजह से आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अपनी विरासत को बचाने के लिए वो सलाखों के पीछे से शतरंज की चाल चल रहे हैं। आजम ने पहले अखिलेश पर दबाव डाला कि वो खुद रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन जब अखिलेश नहीं माने तो उनके समर्थकों ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। नाराज अखिलेश ने पैराशूट प्रत्याशी मुहिबुल्लाह नदवी को उतार दिया। दिल्ली की जमा मस्जिद के इमाम है वो। नदवी के सामने है बीजेपी के मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी, जिन्होंने उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा को मात देकर रामपुर के किले को भगवा लहरा दिया था। आजम और अखिलेश के बीच तकरार के बीच रामपुर की जो लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। अब सवाल यह है कि अखिलेश के उम्मीदवार को आजम समर्थक हजम कर पाएंगे या नहीं। और उधर बीएसपी ने जिशान खान को रामपुर के मैदान में उतार दिया है। तो अब की बार ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तो सवाल यह है कि रामपुर का सियासी मिजाज क्या होगा। इस पूरे माहौल को समझने के लिए वहां कैसा समीकरण बन रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ, टेररिस्ट हूँ। एक दौर था जब कहावत थी कि रामपुरी चाकू की धार और आजम के सियासी वार के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन अब ना तो आजम की वो धाक बची है और ना ही चाकू का दौर। हालांकि वर्चस्व कायम रखने के लिए आजम अभी भी रामपुर में हर पैंतरा आजमा रहे हैं। मुझे अगर बस चले सरकार का और इंतजामिया का, तो सामने खड़े करके गोलियों से छलनी कर दे। रामपुर का चुनावी समीकरण आपको समझाएंगे, उससे पहले आजम और अखिलेश के बीच जारी सियासी टशन को समझ लीजिए। दरअसल जेल में बंद आजम चाहते थे कि अखिलेश खुद रामपुर से चुनाव लड़ें, ताकि भगवा यलगार के सामने रामपुर का किला बचा रहे। लेकिन अखिलेश तैयार नहीं हुए। दोनों के बीच वर्चस्व की ये लड़ाई उस वक्त सरेआम हो गई जब आजम की जिद के चलते अखिलेश को मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटना पड़ा। हालांकि गुस्से में अखिलेश ने रामपुर में ऐसे प्रत्याशी को लैंड करा दिया जिसे ना तो आजम समर्थक हजम कर पा रहे हैं और ना ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। शहंशाह फिल्म का डायलॉग सुना होगा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। आजम और अखिलेश का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। आजम खान ने मुलायम सिंह के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। यही वजह है कि उनके सामने अखिलेश बेबस नजर आते हैं। लेकिन दोनों की इस तकरार के बीच रामपुर का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी को उतारा है, जिन्होंने 2022 के उपचुनाव में आजम के करीबी आसिम रजा को कड़े मुकाबले में हराया था। जबकि अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा है, जो दिल्ली के जमा मस्जिद के इमाम हैं और राजनीति में नए हैं और उनका कोई सियासी कद नहीं है। बीएसपी ने जिशान खान को उतारा है। आजम खान समर्थक चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। आजम के करीबी आसिम रजा ने पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया। मतलब साफ है, रामपुर में एक चुनाव आजम और अखिलेश के बीच लड़ा जा रहा है। दोनों यहां अपना सियासी कद आजमा रहे हैं।
एक तरफ आजम समर्थक हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश के पैरासूट प्रत्याशी नदवी हैं। सामने जो प्रत्याशी है तो ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं लोगों को, कहाँ रह रहे हैं क्या नहीं रह रहे हैं, पता नहीं कौन है क्या। अभी जनता को यही पता नहीं चल रहा कि दूसरा प्रत्याशी कौन है। सामने एक तरफा चुनाव है और ये मोदी जी की लहर हमारे रामपुर में नहीं पूरे देश में आज मोदी जी की लहर चल रही है और मोदी जी के सामने लहर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा आज की तारीख। देखिए हमारी पार्टी विकास की बात करती है और विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने और जो 10 साल में विकास किया है जनता में रहकर, तो उपलब्धियां काफी हैं। रामपुर में बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारे। हम अगर इत्तेहाद के साथ रहेंगे, इंसानियत के साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे तो हमें सब लोग इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे और हमारा दर्द भी समझेंगे कि हम उनके हुकूक के लिए लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, मैं नहीं समझता कि मेरी कोई मुखालिफत करेगा। मैं इमाम आदमी हूँ, इमाम से कौन मुखालिफत करता है। ये वक्ती चीजें हैं, इंशाल्लाह सब लोग मेरे हक में आ जाएंगे। इमाम मोहिबुल्लाह नदवी का रामपुर में कोई जनाधार नहीं है, हालांकि वो दावा कर रहे हैं उन्हें सभी का समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर घनश्याम लोधी के जरिए रामपुर में सोशल इंजीनियरिंग की पिच तैयार की है। घनश्याम लोधी को राजपूत, कमेरा, सैनी, पाल, कश्यप, कुर्मी, जाटव और यहाँ तक कि यादवों का भी वोट मिल सकता है। अखिलेश और आजम के झगड़े का फायदा बीजेपी को हो सकता है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग रिक्शाएं चला रहे हैं, बीड़ियां बना रहे हैं, पतंगे बना रहे हैं। बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े पतंग और चाकू तो यहाँ की पहचान है। सब बंद हो चुका है, उससे कहाँ जीवन यापन हो पा रहा है। यहाँ रोजगार फैक्ट्री, कोई जितनी फैक्ट्रियां थी सारी बंद हो चुकी हैं। जो भी नेता आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, किसी ने भी रामपुर की जनता को अभी तक सहयोग नहीं करा है। भारतीय जनता पार्टी में रामपुर में विकास कार्य हुए हैं, पब्लिक के लिए भी, जनहित में भी हुए हैं और लोगों की सुरक्षा भी हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज आप सिविलाइज का पूरा इलाका देख लीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ रोजगार के नाम से हम जरूर पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लगेंगे। जितनी वैकेंसी थी सब उसके पेपर रोक दिए गए हैं, वही भर्ती पूरी नहीं हो रही। मैडम आप रोजगार देखिए ना, तो कैमरा घुमाइए, देखिए रोजगार, ये गेट देखिए, ये गेट देखिए। आज इस पर कोई पेंट करने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला नहीं। आजम खान की सियासत की बात किए बिना रामपुर का चुनाव अधूरा है। रामपुर आजम का गढ़ यूं ही नहीं बन गया। वो यहाँ पिछले 45 साल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर सीट से वो 10 बार खुद विधायक रहे और एक बार उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा जीती। लेकिन साल 2017 में यूपी में सियासी हवा बदली, योगी आदित्यनाथ सीएम बने और आजम खान का सूरज डूबने लगा। 2019 में आजम ने रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। लेकिन इसके बाद उनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ और वो कानूनी शिकंजे में फंसते चले गए। कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। वाह बहादुर, वाह क्या मर्दानगी है। अरे ये जूते में लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायक ही जीती है तुमने। आजम के जेल जाते ही पीछे से रामपुर में समाजवादी किला भी भरभराने लगा। 2022 में जेल में बंद आजम ने लोकसभा से इस्तीफा देकर रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। ये उनकी परंपरागत सीट थी, लिहाजा सलाखों के पीछे भी उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में पासा पलट गया। आजम ने अपने करीबी आसिम रजा को मैदान में उतारा और प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन किला बचाने में कामयाब नहीं हुए। कड़े मुकाबले में घनश्याम लोधी ने आजम के करीबी आसिम रजा को 47,000 वोटों से हरा दिया। इधर लोकसभा सीट हाथ से गई, उधर हेट स्पीच केस में आजम को सजा हुई और उनके हाथ से विधायकी भी निकल गई। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को हराकर आजम के सियासी किले को ध्वस्त कर दिया। देखिए, दिखावे में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे के आलोचक रहे हैं। इसलिए न तो इनका दिल मिला है और न ही इनकी नीतियां एक हैं। रामपुर इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक बड़े नेता ने साफ साफ इस बात को कहा है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ये अपने आप में शो करता है कि वहां अपनी लीडरशिप को ही चैलेंज किया जा रहा है।
रामपुर वो ऐतिहासिक सीट है जहां से 1952 में डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जीतकर संसद पहुंचे थे। 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी लगातार 3 बार जुल्फिकार अली जीतकर संसद पहुंचे। 1991 में रामपुर में कांग्रेस की जीत का सिलसिला टूटा और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में कमल खिलाया। 2004 और 2009 में एसपी से जयाप्रदा जीती, लेकिन 2014 में मोदी लहर में नेपाल सिंह ने यहां फिर कमल खिलाया। 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर एक बार फिर मुकाबला कांटे का है। हालांकि रामपुर की जनता जाति धर्म पर बहुत एतबार नहीं करती। अब देखना ये होगा कि 19 अप्रैल को जनता का फैसला किसके पक्ष में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपने रामपुर लोकसभा सीट का इतिहास जाना और किस तरीके से 2024 में चुनावी चकल्लस हुआ वो जाना। अब आपको रामपुर का चुनावी समीकरण भी जानना बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं कि रामपुर में समीकरण क्या है, वो अब आपके सामने रखते हैं। दरअसल जो रामपुर है ये मुस्लिम बाहुल सीट है। यहां पे आजम खान का दबदबा रहा है। अब पैराशूट के जो प्रत्याशी है नदवी, उनको उतारा गया। ये नदवी साहब है, इनसे आजम के समर्थक खुश नहीं है। ये सबसे बड़ा समीकरण बन रहा है, ये घनश्याम लोधी के लिए पक्ष में बन रहा है। समाजवादी पार्टी में फूट से बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि आप सोचिए 50% यहां मुस्लिम आबादी है। घनश्याम लोधी ने लोगों में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली। उपचुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी का किला ढाया था। रामपुर में 5 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 3 पर बीजेपी का कब्जा है, और ऐसे में 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 पर अपना दल की जीत है। तो ये विधानसभा की पूरी तस्वीर है। आजम खान के सामने विरासत बचाने की चुनौती है, क्योंकि लोकसभा भी गई, विधानसभा भी हो गई। नदवी के लिए लोगों का समर्थन जुटाना बहुत आसान नहीं। दिल्ली से आए हैं, पैराशूट उम्मीदवार है, इस वजह से उनका विरोध हो रहा है। तो ये तो रही। अब जाति समीकरण समझ लीजिए, क्यों ये आजम का गढ़ रहा आप समझिए। वो जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, इधर जो मुस्लिम आबादी है ये 51% है, और यही समाजवादी पार्टी आजम खान की ताकत रही है। हिंदू यहाँ 46% है, सिख 2.8% है, और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आजमगढ़ ये आजम खान का दबदबा था यहाँ पे। अब कुल वोटर यहाँ पे 16 लाख है और 51% वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम है। अब आपको थोड़ा समीकरण दिखाते हैं। 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो क्या हुआ। 2022 के उपचुनाव में जो ये रामपुर का किला बोला जाता था कि ये समाजवादी पार्टी का किला, इसको ढाया कैसे। 51.96% घनश्याम लोधी जो बीजेपी के उम्मीदवार उन्होंने जीता, और आसिम रजा जो समाजवादी पार्टी के थे उनको 46% वोट मिला था। यहां पर बीजेपी के घनश्याम लोधी ने इस गढ़ पे भगवा लहरा दिया। ये 2022 की बात है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब 2019 की बात कर लें। 2019 में वो काफी बयान जो आजम खान के वायरल हुए थे, हेट स्पीच वाली, जिसमें इनकी सांसदी चली गई, उस वक्त उनको 52.71% वोट मिला था। जबकि जो जयाप्रदा थी, फिल्म अभिनेत्री, पहले इन्हीं के साथ थी लेकिन फिर बीजेपी में आई, और उनको उस वक्त 42.34% वोट मिला था। वो हार गई थी और आजम खान वहां से जीते थे। अब थोड़ा और पीछे आपके लिए चलते हैं। अब 2014 की बात करें। 2014 में भी आप देखिए, डॉक्टर नेपाल सिंह ये बीजेपी की तरफ से थे, 37.42% उनको वोट मिला था, और नसीर अहमद खान समाजवादी की पार्टी की तरफ से थे और 34.98% था। मोदी लहर में डॉक्टर नेपाल सिंह ने बीजेपी का भगवा वहां पे लहराया था। तो ये वहां का पूरा इतिहास हमने आपके सामने रखा कि क्या माहौल है। अब 2024 में एक बार फिर से आजम खान को अपनी विरासत को बचानी है, लेकिन किस तरीके से वहां पर विरोध चल रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर ही विरोध चल रहा है, तो कैसे ये गढ़ बचेगा वो देखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगली सीट है वो है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल लोकसभा में मां गंगा का मायका उत्तरकाशी है, और यहां टूरिज्म और पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सीट पर आज भी शाही परिवार का सूरज चमकता है। राज परिवार के उम्मीदवार टिहरी की जनता ने हमेशा अपना प्यार लुटाया है। अब देखिए, शाही परिवार की बहू माला राज लक्ष्मी लगातार 3 बार से बीजेपी की यहां की सांसद रही हैं। चौथी बार मोदी की गारंटी के साथ एक बार फिर वो मैदान में है, और उनके सामने हैं कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला, जो परिवर्तन की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। टिहरी लोकसभा के अंतर्गत देहरादून समेत 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटें आती हैं, और जिनमें से 11 पर बीजेपी का कब्जा है। यानी ये कि बीजेपी की किलाबंदी यहां बहुत मजबूत है।
अब सवाल यह है कि क्या माला राज लक्ष्मी एक बार फिर से यहां कमल खिला पाएंगी या फिर पहाड़ की जनता कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगी? क्या है टिहरी की जनता का मूड, उसको समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है उतना 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। क्या टिहरी में टूटेगा शाही तिलिस्म? क्या है पहाड़ की जनता का मिजाज? क्या चौथी बार चलेगा महारानी का जादू? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की वो लोकसभा सीट जिसकी पहचान आज भी राजशाही से है। टिहरी राज्य के भारत में विलय के साथ यहाँ राजशाही का अंत भले हो गया हो, लेकिन इस सीट पर राज परिवार का दबदबा अभी भी कायम है। यहाँ अब तक 11 बार राज परिवार के सदस्य ही सांसद चुने गए। पिछली 3 लोकसभा चुनाव से लगातार माला राज्य लक्ष्मी शाह चुनाव जीत रही हैं। बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को चौथी बार टिकट दिया है। उनके ऊपर टिहरी में फिर से कमल खिलाने और मोदी के मिशन 400 को पूरा करने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस ने जोत सिंह गुंदसोला को टिहरी से मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि जोत सिंह शाही परिवार का तिलिस्म तोड़ पाते हैं या फिर नहीं। जोत सिंह का दावा है कि अब की बार प्रजा ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 12 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस का सूखा खत्म होगा। बीजेपी सरकार में टिहरी में कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि शाही परिवार से होने की वजह से माला राज्य लक्ष्मी जनता के बीच ज्यादा सक्रिय नहीं रहती, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी टिहरी की जनता राज परिवार के साथ जुड़ी नजर आ रही है। छल किया जा रहा, पूरे देश के साथ, नौजवानों के साथ छल किया जा रहा। क्या इसका कोई जवाब बनेगा? जनप्रतिनिधि के नाते पूछ रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हर सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता मांग रही है। अब अवसर जो है मूकभाषी बनने का नहीं है, जनता के सवालों का जवाब देना होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जन्मी माला राज्य लक्ष्मी का नाम बीजेपी की प्रमुख महिला नेताओं में शुमार है। वो शाही परिवार के वंशज मानवेंद्र शाह की बहू हैं। मानवेंद्र शाह बीजेपी और कांग्रेस के टिकट पर 8 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। तिलिस्म टूटेगा कांग्रेस का? तिलिस्म बिल्कुल टूटेगा इनका। आप देखिएगा, ये जो इस बार इतनी ज्यादा बड़बोलेपन में इस बार 400 पार, इस बार जमानत बचा लो यार कह रही है जनता। जनता के बीच में रहेगा, जनता उसे चुनेगी। जो दिल्ली बैठकर राजनीति करेगा, जनता उसको नहीं चुनेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है और जनता ने एक मिथक 2023 में तोड़ा। उत्तराखंड के अंदर हमेशा चलता था एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हुए ये मिथ्या तोड़ी 2023 में। राजधानी देहरादून टिहरी सिटी में ही आता है। इस लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 11 में बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी है। एक सीट निर्दलीय के पास है, यानी ये बीजेपी के दबदबे वाली सीट है। यही वजह है कि मोदी की गारंटी और शाही परिवार के दबदबे के चलते यहाँ मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। अब तक इस सीट पर 2 उपचुनाव समेत कुल 19 चुनाव हुए हैं, जिनमें से 10 बार कांग्रेस को जीत मिली, 7 बार जनता ने बीजेपी को मौका दिया। 1977 में टिहरी में जनता पार्टी को जीत मिली थी। टिहरी गढ़वाल सीट 1952 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में राज परिवार से राजमाता कमलेंदुमती शाह ने निर्दलीय जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी कृष्ण सिंह को हराया था। आप हर जगह की सरकार तोड़ के कांग्रेस पार्टी की आप उत्तराखंड में पूछिए, इनके विधायक जो है
में 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए, इनके हरीश रावत से तंग होकर सत्ता छोड़ गए। कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 तक जब इनकी सरकार थी, हमारा उत्तराखंड का विशेष पैकेज छीनने का काम कांग्रेस ने किया। टिहरी को राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया। यहाँ की राजनीति हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब देखना यह है कि इस बार टिहरी में परिवर्तन की बयार बहती है या फिर माला राज्य रक्ष में प्रचंड जीत के साथ पीएम मोदी के कंधे मजबूत करती हैं। टिहरी में हमारी सरकार ने अभी जिसके बारे में गुड्डू भाई ने जिक्र किया, डोबरा चांटी का पुल जिसका निर्माण कराया, और इससे भी एक बड़ी आबादी 2 लाख से भी अधिक की आबादी को सीधे सीधे इसका लाभ पहुंचा है। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन तेजी से काम कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर कमजोर नेतृत्व और बिना रोड में पॉली भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों की जो कांग्रेस है, उन्होंने हमेशा यहाँ काम कुछ नहीं किया बल्कि काले कारनामे किए हैं। टिहरी लोकसभा सीट उत्तराखंड के 3 जिलों में फैली हुई है। इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। लाख मंडल, गंगा का उद्गम स्थल गौमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा टिहरी बांध यहीं पर है। टिहरी स्वामी राम तीर्थ की तपोस्थली रहा है। श्री देव सुमन की कर्म स्थली रही है। इस सीट की सीमा भारत चीन की सीमा से लगी हुई है। पलायन, इको सेंसिटिव जोन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ अहम मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि 19 अप्रैल को जनता किसके हाथ मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए अब बात आज की तीसरी हॉट सीट यानी जयपुर की। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद राजस्थान में बीजेपी बहुत उत्साहित है। पिंक सिटी में एक बार फिर से भगवा लहराने को तैयार है और जयपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि बीजेपी ने इस बार यहां से मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काट के मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। मंजू के सामने है कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास। पिंक सिटी की हवा में एक बार फिर से मोदी लहर दिख रही है, क्योंकि गुटबाजी और आपसी कलह की वजह से कांग्रेस काफी पिछड़ती नजर आ रही है। क्या है गुलाबी शहर में चुनावी माहौल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जयपुर सीट पर बीजेपी ने 1989 में पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद भगवा दल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2009 में जरूर कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी का कब्जा हो गया। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की राह आसान नहीं है, लेकिन पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। 2 दिन पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने रैली करके पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। जयपुर लोकसभा सीट की बात करें तो ये क्षेत्र कांग्रेस के खिलाफ राजनीति का गढ़ रहा है। ऐसे में मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस कमजोर दिख रही है। बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन अंदरूनी कलह के बाद प्रत्याशी बदलना पड़ा। मंजू शर्मा की बात करें तो उन्होंने 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। पार्टी ने इस बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो आज हॉट सीट में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए स्पेशल रिपोर्ट सोनका सिंह के साथ। कांग्रेस हो और ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন খেলা मिट्टी में मिलाएंगे। अब
बार 400 पार।